नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपका परिचय कराएंगे अर्थशास्त्र से और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से। प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन 1 है, कक्षा 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 1 है और इसमें हम कराएंगे अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, इनसे आपको रूबरू कराने से पहले ये बता देते हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी विषय के सीमित एवं स्पष्ट अर्थों को उसकी परिभाषा कहा जाता है। सीमित व स्पष्ट अर्थों को परिभाषा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? तो बच्चों, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात धन का वैज्ञानिक अध्ययन। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओइकोज एंड नेमियन, यानी कि ओइकोज का अर्थ है घरेलू और नेमियन का अर्थ है प्रबंध। घरेलू प्रबंध से लिया गया है, जिसका अर्थ है गृह प्रबंध। प्यारे बच्चों, गृह प्रबंध यानी कि घर का प्रबंध करने के लिए भी हमें धन की ज़रूरत पड़ती है और धन कमाने के लिए हम जिन कार्यों का अध्ययन करते हैं वो कार्य अर्थशास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, मतलब उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। आगे हम देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले अर्थशास्त्र के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है और समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वह है धन संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की जो सबसे पहली परिभाषा है वो धन संबंधी परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में दी थी और अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी उसमें दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1776 ईस्वी में प्रकाशित। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो क्या थी, वो देखेंगे आप। पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। देखो, ये प्रसिद्ध पुस्तक है प्रोफेसर एडम स्मिथ की। वो क्या थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। देखो, जो बुक है ये वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 1776 में ये प्रकाशित हुई थी ये बुक, और एडम स्मिथ ने ये लिखी थी। और ये बुक लिखने से पहले अर्थशास्त्र की इससे पहले कोई और बुक नहीं थी, इसीलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं ये एडम स्मिथ। और तो इनकी जो परिभाषा है वो धन संबंधी परिभाषा वो इस प्रकार से है, इस बुक में दी थी। और परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के धन की प्रकृति, यानी कि राष्ट्र, कोई भी देश है, उसका जो धन है उसकी प्रकृति और उसके कारणों की खोज है। ये इसका नाम, ये परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इंग्लिश में भी इसका हमने वर्जन दिया है। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स इज
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, हमने पहले किताब का नाम दिया था, यहाँ पर पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर इस बुक के नाम के आगे हम अगर लिख देते हैं इकोनॉमिक्स इज लिख देंगे तो पूरी परिभाषा बन जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो हमने देखा कि बुक का नाम और परिभाषा का नाम सेम है, उसमें सिर्फ हमने बुक का नाम लिखना है इकोनॉमिक्स इज, तो जो बुक का नाम था और जो परिभाषा थी वो सेम है। आप एक याद करके भी दूसरी इसके हिसाब से याद कर सकते हैं। अब इसकी आलोचना देखो बच्चों, जो भी अर्थशास्त्र के अंदर परिभाषाएं हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन किसी न किसी में कुछ न कुछ दोष था और उन सभी परिभाषाओं की आलोचना हुई है। तो जो अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा भी दोषपूर्ण है इसमें, क्योंकि इसमें कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व दिया गया है। कार्लाइल, रस्किन, मोरिस आदि लेखकों ने तो इसे दुखदाई विज्ञान कहकर इस परिभाषा की आलोचना की है, इसकी निंदा की है। उन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा है, इसमें धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि धन को ज़्यादा महत्व दिया है, मनुष्य से भी ज़्यादा महत्व धन को दिया है। इसीलिए इन अर्थशास्त्रियों ने, इन लेखकों ने इसे दुखदाई विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। जो दूसरी परिभाषा है वो है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ये दी थी डॉक्टर मार्शल ने 1890 में। देखो 1890 में डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये इनकी फेमस बुक है डॉक्टर मार्शल की। इनकी बुक जो प्रकाशित हुई थी 1890 में प्रकाशित बुक हुई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और इसमें भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा इन्होंने दी थी। और वो परिभाषा किस प्रकार से थी वो आप देखेंगे। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यहाँ पर हमने देखा साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो हमने यहाँ पर देखा भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है। और ये भी इसमें बताया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो ये थी कल्याण संबंधी परिभाषा और अब है इसकी आलोचना। देखो बच्चों, जो कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी थी उसकी भी आलोचना की गई और लॉर्ड रॉबिन्स ने इसके सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। और फिर लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। तो लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हों और चाहे समाज से बाहर। यानी कि ये नहीं है कि केवल सामाजिक लोगों का अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। समाज से बाहर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, वनों में रहता है, तो खाने की जरूरत तो आवश्यकताएं तो उसकी भी हैं, आवश्यकताएं उसकी भी हैं और उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, भूख उसको भी लगती है। तो समाज से बाहर भी अगर कुछ लोग रहते हैं तो वो भी अर्थशास्त्र में उन मनुष्यों के कार्यों का भी अध्ययन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो आलोचना है, अर्थशास्त्र में भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाएगा, जबकि ये जो परिभाषा थी इसमें केवल भौतिक
कार्यों की बात की गई थी। अभौतिक कार्य यानी कि सेवाएं, अभौतिक वस्तुएं होती सेवाएं, तो उनको इन्होंने इग्नोर किया है। तो इसलिए भौतिक हो या अभौतिक सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी जो आलोचना है वो इस प्रकार से थी, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनमें कल्याण हो, में वृद्धि हो या ना हो। भाई चाहे हम कार्य तो करते हैं, कई बार कार्य करने से व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है, कई बार हानि भी उठानी पड़ सकती है, उसका नुकसान भी हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भी जितने भी कार्य हम करते हैं सभी से हमारा कल्याण हो, कल्याण में वृद्धि हो। नहीं भी होगी तो भी उन कार्यों का अध्ययन हम यहाँ पर इसमें किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो ये थी आलोचनाएं। अब है तीसरी परिभाषा हमारे सामने आ रही है बच्चों। तीसरी परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, देखो यहाँ पर दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? लॉर्ड रॉबिन्स ने दी। कब दी? 1932 में दी। फिर इनकी पुस्तक का नाम एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पुस्तक का नाम है। और इसमें अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी, और वो इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे, लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले, यानी कि वैकल्पिक प्रयोगों वाले, अनेक प्रयोगों वाले सीमित साधनों, क्योंकि बच्चों जो सीमित साधन होते हैं, जो धन होता है उसके अनेक प्रयोग हो सकते हैं, उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर देखा, उद्देश्यों से संबंध रखने वाले, कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो उद्देश्यों से संबंध रखता है। मनुष्य जब भी कोई व्यवहार करता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? अर्थशास्त्र। तो इसको दोबारा से देखेंगे। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों, जो कि हमारे पास धन है या सीमित साधन है, उसके अनेक प्रयोग होते हैं। विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। यहाँ पर यह दुर्लभता संबंधी परिभाषा थी लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार, लेकिन इस परिभाषा की भी आलोचना हुई है। तो अब हम इसकी देखेंगे आलोचना। तो देखो बच्चों, आलोचना डर्बिन, फ्रेजर, एली आदि ने इस परिभाषा की भी आलोचना की है। उनके अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव का शास्त्र बना दिया है। इसका मनुष्य के कल्याण व आर्थिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने भी इसकी आलोचना कर दी कि आर्थिक समस्याओं के सुलझाने से, समझने से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल चुनाव का शास्त्र बना दिया है। तो इसकी भी आलोचना हुई। अब चौथी जो परिभाषा हमारे सामने आ रही है वो है विकास केंद्रित। विकास केंद्रित परिभाषा जो है वो किसने दी थी? तो देखो बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, सैमुअल्सन, पीटरसन, फर्गूसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, देखिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। तो ये इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ये विकास केंद्रित परिभाषा है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट, इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं को शामिल किया है। यानी कि जो विकास केंद्रित परिभाषा थी इसमें इन्होंने मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं, दोनों की परिभाषाओं को शामिल कर दिया है दुर्लभता संबंधी परिभाषा में।
तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र की फिर उचित और आदर्श परिभाषा कौन सी है। अर्थशास्त्र की एक उचित और आदर्श परिभाषा अगर पेपर में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक उचित परिभाषा बताइए या आदर्श परिभाषा बताइए। देखो बच्चों, इतनी सारी परिभाषाएं हमने कराई, 4 परिभाषाएं कराई, लेकिन सभी परिभाषाओं में कोई ना कोई दोष है। तो देखेंगे अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाओं में कोई ना कोई दोष है। इन परिभाषाओं के मिश्रण से ही हम अर्थशास्त्र की अधिक उचित परिभाषा की रचना कर सकते हैं। एडम स्मिथ की परिभाषा से धन, मार्शल की परिभाषा से कल्याण, रॉबिन्स की परिभाषा से दुर्लभता और सैमुअल्सन की परिभाषा से आर्थिक विकास लिया गया है। और इन चारों परिभाषाओं से हम एक उचित परिभाषा यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो उचित परिभाषा है और बहुत ही बढ़िया, जिसको हम आदर्श परिभाषा बोलते हैं, वो इस प्रकार से है। आप देखेंगे, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया और आदर्श परिभाषा है। फिर इसको हम एक बार देखेंगे कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने, क्योंकि देखो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और उनको संतुष्ट करने और कल्याण बढ़ाने और आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले, जिनके अनेक उपयोग हैं और सीमित साधन हैं, यानी कि दुर्लभ साधन हैं, उनके कुशलतम उपभोग, उत्पादन और विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन करते हैं। देखो, मनुष्य कार्य करता है, उपभोग करता है, उत्पादन करता है, विनिमय करता है। तो ये उपभोग, उत्पादन और विनिमय, ये आर्थिक क्रियाएं हैं और इनसे संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा में सब कुछ शामिल कर लिया गया है। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपका परिचय कराया अर्थशास्त्र से और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी परिभाषाएं क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 कराएंगे और इसी के साथ धन्यवाद।